Hello students, good morning to all of you. We will continue our second lesson of economics book. तो इसमें आज हम पढ़ेंगे स्वामित्व आधारित क्षेत्रक, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक के बारे में हम पढ़ेंगे। आर्थिक गतिविधियों को क्षेत्रकों में वर्गीकृत करने का एक अन्य तरीका हो सकता है परिसंपत्तियों का स्वामी और सेवाओं की उपलब्धता के लिए जिम्मेदार व्यक्ति कौन है। सार्वजनिक क्षेत्रक में अधिकांश परिसंपत्तियों पर सरकार का स्वामित्व होता है और सरकार ही सभी सेवाएं उपलब्ध कराती है। जो सार्वजनिक क्षेत्र होते हैं वो एक तरह से गवर्नमेंट सेक्टर होते हैं और उसमें सरकार ही हमें सुविधाएं उपलब्ध करवाती है। और निजी क्षेत्र में परिसंपत्तियों पर स्वामित्व और सेवाओं के वितरण की जिम्मेदारी एकल व्यक्ति या कंपनी के हाथों में होती है। इसमें एक व्यक्ति जो अपना काम करवाता है वो ही हमें फैसिलिटीज़ देता है, या कोई कंपनी वो चलाता है तो कंपनी का मालिक ही हमें फैसिलिटीज़ देगा। रेलवे अथवा डाकघर सार्वजनिक क्षेत्र के उदाहरण है, जबकि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, जिसको टिस्को भी कहा जाता है। कई बार आपके पास क्वेश्चन आ जाता है कि टिस्को की फुल फॉर्म लिखो, तो आपने क्या लिखनी है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। अथवा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जैसी कंपनियां निजी स्वामित्व में है, यानी कि ये जो है प्राइवेट सेक्टर के अंदर आती है। निजी क्षेत्र की गतिविधियों का ध्येय लाभ अर्जित करना होता है, यानी कि इनका जो मेन मकसद क्या होता है, अपना लाभ, अधिक से अधिक लाभ कमाना। और इनकी सेवाओं को प्राप्त करने के लिए हमें इन एकल स्वामियों और कंपनियों का भुगतान करना पड़ता है। सार्वजनिक क्षेत्र का ध्येय केवल लाभ कमाना नहीं होता, सरकार सेवाओं पर किए गए व्यय की भरपाई करो या अन्य तरीके से करती है, यानी कि टैक्स वगैरह लगा के वो जो भी भरपाई व्यय उस पर खर्च करती है उसकी भरपाई जो है सरकार टैक्स लगा के अन्य तरीक़ों से करती है। आधुनिक दिनों में सरकार सभी तरह की गतिविधियों पर व्यय करती है। ये गतिविधियां क्या हैं, सरकार ऐसी गतिविधियों पर व्यय क्यों करती है, ज्ञात करें। यानी कि आपने ये ज्ञात करना है कि सरकार इन गतिविधियों पे क्यों खर्च करती है। कई ऐसी चीज़ें हैं जिनकी आवश्यकता समाज के सभी सदस्यों को होती है, परंतु जिन्हें निजी क्षेत्र उचित कीमत पर उपलब्ध नहीं कराते हैं। क्योंकि इनमें से कुछ चीज़ों पर बहुत अधिक पैसा खर्च करने पड़ते हैं जो निजी क्षेत्रों की क्षमता से बाहर है, और इन क्षेत्रों का इस्तेमाल करने वाले हजारों लोगों से पैसा एकत्र करना भी आसान नहीं है। फिर यदि वे चीज़ों को उपलब्ध कराते हैं तो वे इसकी ऊंची कीमत वसूलते हैं, जैसे सड़कों, पुलों, रेलवे पत्तनों, बिजली आदि का निर्माण और बांध आदि से सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना। इसलिए सरकार ऐसे भारी व्यय स्वयं उठाती है और सभी लोगों के लिए इन सुविधाओं को सुनिश्चित करती है। कुछ गतिविधियां ऐसी हैं जिन्हें सरकारी समर्थन की जरूरत पड़ती है। निजी क्षेत्र इन उत्पादनों अथवा व्यवसायों को तब तक जारी नहीं रख सकते जब तक सरकार उन्हें प्रोत्साहित नहीं करती है। जैसे उत्पादन मूल्य पर बिजली की बिक्री से बहुत से उद्योगों में वस्तुओं की उत्पादन लागत में वृद्धि हो सकती है। अनेक इकाइयां, विशेषकर लघु इकाइयां बंद हो सकती हैं। यहाँ सरकार उस दर पर बिजली उत्पादन और वितरण के लिए कदम उठाती है जिस पर ये उद्योग जो हैं बिजली खरीद सकते हैं। सरकार लागत का कुछ अंश वहन करती है, यानी कि कुछ अंश जो है, कुछ पैसे गवर्नमेंट देती है, कुछ वो स्वयं उसमें लगाते हैं। इस प्रकार भारत सरकार किसानों से उचित मूल्य पर गेहूं और चावल खरीदती है और इसे अपने गोदामों में वो भंडारित कर लेती है और राशन की दुकानों के माध्यम से उपभोक्ता को कम मूल्य पर बेचती है। आपने कक्षा 9 में खाद्य सुरक्षा अध्याय में इसके बारे में पढ़ा है कि सरकार किस तरह से बफर स्टॉक लगाती है, यह आपने 9th क्लास में पढ़ लिया है। सरकार लागत का कुछ भाग वहन करती है और इस प्रकार सरकार किसानों और उपभोक्ताओं दोनों को सहायता पहुंचाती है। अधिकतर आर्थिक गतिविधियां ऐसी हैं जिनकी प्राथमिक जिम्मेदारी जो है सरकार पर है और इन पर व्यय करना सरकार की अनिवार्यता है, यानी कि गवर्नमेंट को ही इन पे पैसा खर्च करना पड़ेगा। जैसे सभी के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराना। हमने पहले अध्याय में कुछ गतिविधियों पर विचार किया है। समुचित ढंग से विद्यालय चलाना और तुलनात्मक गणनात्मक शिक्षा, विशेषकर प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना सरकार का कर्तव्य है। भारत में निरक्षरों की संख्या विश्व में सबसे अधिक है, यानी कि भारत में सबसे ज़्यादा अनपढ़ लोग रहते हैं। इसी प्रकार हम जानते हैं कि भारत के लगभग आधे बच्चे कुपोषण का शिकार हैं और उनमें से 1/4 गंभीर रूप से बीमार है। हमने शिशु मृत्यु दर के बारे में पढ़ा है। ओडिशा अथवा मध्य प्रदेश
का शिशु मृत्यु दर विश्व के कुछ निर्धनतम भागों से अधिक है। सरकार को भी मानव विकास के पक्षों जैसे सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता, निर्धनों के लिए आवासीय सुविधाएं और भोजन एवं पोषण पर ध्यान देने की जरूरत है। सरकार का यह भी कर्तव्य है कि बजट बढ़ाकर अत्यंत निर्धनों की और देश के पूर्णतः उपेक्षित भागों की देखभाल कर सके। यानी कि जो इन चीज़ों को प्राप्त नहीं कर सकते, तो ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो इनको ये सारी फैसिलिटीज़ उपलब्ध कराए। तो सारांश, इसका क्या कंक्लूजन, क्या निष्कर्ष निकलता है इस लेसन का। इस अध्याय में हमने आर्थिक गतिविधियों को कुछ सार्थक समूहों में विभाजित करने के तरीकों का अध्ययन किया। इसका एक तरीका यह परीक्षण करना है कि गतिविधियां प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में से किससे संबंधित है, यानी कि कौन सी गतिविधि कौन से क्षेत्र में आती है, यह हमने पढ़ लिया है। इसमें भारत के विगत 30 वर्षों के आंकड़े प्रदर्शित करते हैं कि यद्यपि जीडीपी में सबसे अधिक योगदान तृतीयक क्षेत्र के उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का है, यानी कि हमारे सकल घरेलू उत्पाद में सबसे ज़्यादा कौन भूमिका निभाता है, हमारा तृतीयक क्षेत्र। लेकिन रोजगार अधिकांशतः हमें प्राथमिक क्षेत्र में मिलते हैं। हमने यह भी देखा है कि देश में रोजगार के अवसरों की वृद्धि के लिए क्या किया जा सकता है। दूसरे वर्गीकरण में हम संगठित और असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों पर विचार करते हैं कि कैसे गवर्नमेंट सेक्टर में हमें फैसिलिटीज़ मिलती हैं, क्या क्या सुविधाएँ मिलती हैं, और कैसे हमें प्राइवेट सेक्टर में। अधिकांशतः लोग असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं और उनके लिए संरक्षण अनिवार्य है। हमने सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों की गतिविधियों के बीच भी अंतर का अध्ययन किया है। देखा है कि सार्वजनिक गतिविधियों को कुछ निश्चित क्षेत्रों पर केंद्रित करना अनिवार्य क्यों है। तो ये हमारा लेसन आज कंप्लीट हो चुका है। आपने, आई होप कि आपको केयरफुली समझ आ गया होगा, आपने केयरफुली रीड किया होगा। तो अब इसके क्वेश्चन आंसर आपने लर्न एंड राइट करने हैं, ठीक है, नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।